नमस्कार दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। और आज के वीडियो लेक्चर के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और क्योंकि ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस से जुड़ा हुआ आज का हमारा ये पहला क्लास रहेगा, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा, तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इस पर्टिकुलर चैप्टर से जुड़े हुए तमाम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को हम काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करेंगे, अलोंग विद एग्जैक्टली किस किस तरीके की न्यूमेरिकल्स आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछी जा सकती है। इस मुद्दे पर भी हम लोग काफी डिटेल में जाकर के चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग चैप्टर के टाइटल की बात करते हैं तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इस चैप्टर का टाइटल है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करके। ईबीआईटी का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसी तरीके से ईपीएस का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर करके। इन दोनों टर्म का इस्तेमाल हम लोग इससे पहले वाले चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल था लीवरेज के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने देखा था जब भी आप लोग लीवरेज की बात करते हो और लीवरेज के अंदर इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट की बात करते हो, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स करके। और लास्ट में जाके आपको कहां पर पहुंचना होता है, अर्निंग पर शेयर पर पहुंचना होता है। लेकिन यहां पे सवाल ये आता है कि सर ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस को एज ए सेपरेट चैप्टर हमें पढ़ने की जरूरत क्या है? ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस किया क्यों जाता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर इसकी जरूरत क्या रहती है? और एग्जैक्टली किस तरीके से ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है, यह भी एक बड़ा सवाल होता है। तो अगर आप लोग ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस को अच्छे से समझना चाहते हो तो आप लोग इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। लेट अस से मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया या मेरा कोई भी कंपनी है, ठीक है। अब मेरा जो बिजनेस था वो अच्छे लेवल पे चल रहा है और मार्केट की डिमांड है कि हमें और अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अंदर भी जाना चाहिए, वहां पर भी हमें अपने बिजनेस को रन करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जब भी कोई भी बिजनेस है या कोई भी फर्म है, अगर वो एक्सपेंशन करना चाहता है या अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के, उस पर्टिकुलर स्टेज पर आकर के बिजनेस को पैसे की जरूरत होगी, बिजनेस को फंड की जरूरत होगी। अब वो बिजनेस है ना, उस फंड को एग्जैक्टली कहां से रेज करता है, ये एक बड़ा ऑप्शन होता है। जैसे अब किसी भी बिजनेस की अगर आप लोग बात करते हो तो हो सकता है वो लोन ले ले, हो सकता है वो उधार ले ले पैसे, हो सकता है वो बॉन्ड इशू कर दे, हो सकता है वो अपने इक्विटी शेयर से अपने पैसे रेज करे, हो सकता है वो प्रेफरेंस शेयर से अपने पैसे रेज करे। कुल मिलाकर के एक पर्टिकुलर बिजनेस के पास वेरियस ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जिन ऑप्शन से वो क्या कर सकता है अपने फंड को रेस कर सकता है, ठीक है। अब सवाल यहां पे ये आता है, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, इस चीज का पता कैसे किया जाए? तो इसी मुद्दे पर हमारी मदद करता है आपका ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस प्रोसेस, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हो, जब भी कोई भी बिजनेस या फर्म अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करना चाहता है, लेटर से मैंने ये मान लिया कि इसको 50 लाख रुपए लगेंगे अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, तो इसके पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है? इक्विटी शेयर करके ऑप्शन अवेलेबल है, प्रेफरेंस शेयर करके ऑप्शन अवेलेबल है, इसी तरीके से डिबेंचर या डेथ करके इसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा फर्म के लिए, इसका चुनाव अगर आपको करना है तो यहां पर आपकी कौन मदद करेगा? सर, आपका ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करके आपकी मदद करने वाला है, ठीक है। इस चीज का क्लैरिटी आपको हो गया। अब जरा गौर फरमाइएगा, हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर भी काफी डिटेल में जाकर के आपका एक फॉर्मेट अंडरस्टैंड किया था, जिसको आपने कहा था सर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ठीक है। तो यहां पर भी हमारी काफी हद तक मदद करने वाला है आपका इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ठीक है। तो मैं फटाफट से एक बार फॉर्मेट बना लेता हूं ताकि चीजों को हम लोग अच्छे से बेहतर तरीके से क्या कर सके माय डियर फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आप सभी ने याद होगा, पिछली क्लास के अंदर भी हमने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। यहाँ पे आपका एक कॉलम आपको देखने को मिलेगा, जिस कॉलम का ताल्लुकात किससे रहेगा? सर, पर्टिकुलर से रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर जस्ट एक कॉलम बना लीजिए और एक पर्टिकुलर और एक अमाउंट का कॉलम आ जाएगा।
जाएगा और यहाँ पर आपका क्या रेडी हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके का फॉर्मेट हमने देखा था। हमने लिखा था सर यहाँ पर आपका अमाउंट आता है और यहाँ पर आप लोग क्या लिख करके चलते हो, यहाँ पर सर आप लोग पर्टिकुलर्स लिख करके चलते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जरा गौर फरमाइएगा, पर्टिकुलर्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने किस मुद्दे पर बात की थी, सर हमारे पास या तो क्या गिवन होगा सर, सेल्स गिवन होगा, या तो हमारे पास क्या गिवन होगा सर, रेवेन्यू गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कहोगे सर, आपका सेल्स होता है या तो रेवेन्यू होता है। इसके अंदर से अगर आप लोग अपने वीसी को माइनस कर देते हो, वीसी का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हो तो कॉस्ट को माइनस करने के बाद आपके पास एक नया अमाउंट निकल करके आएगा, जिसको आप लोग यहाँ पर किस नाम से जानते हो सर, इसको आप लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूशन के नाम से जानते हो। ठीक है, तो ये क्या आ गया, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। अब आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन के अंदर से अगर आप लोग अपने एफसी का मतलब क्या होता है सर, आपका फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट को अगर आप लोग यहाँ पर माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर आपको एक नया अमाउंट मिलेगा जिसको आप लोग यहाँ पर किस नाम से जानते हो, ईबीआईटी के नाम से जानते हो। ये वही आपका ईबीआईटी है जिसका जिक्र हम लोग इतनी देर से कर रहे हैं। ठीक है, तो ईबीआईटी का मतलब क्या हो गया सर, आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स करके हो गया। अब यहां पर अगर आप सभी को याद हो तो सबसे पहले आपको क्या लेस करना है सर, आपको अपना इंटरेस्ट लेस करना है। ठीक है, तो जो भी आपका इंटरेस्ट बनता है उस अमाउंट को यहां पर आपको लेस कर देना है। जो भी इंटरेस्ट आपका बना एक रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट आपका क्या बन जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स बन जाएगा। अब आपको क्या करना होता है, इसके अंदर से अपने टैक्स की अमाउंट को माइनस कर देना होता है। जैसे आप लोग अपने टैक्स की अमाउंट को यहां पर माइनस करते हो तो जो आपका अमाउंट बचता है ना, इसको आप लोग क्या कहते हो, इसको आप लोग अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कहते हो और इसको आप लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हो। ठीक है, अब यहां पर अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स माइनस कर देते हो अपने पीडी को, पीडी का फुल फॉर्म होता है प्रीफरेंस डिविडेंड करके, एक बार आपने प्रीफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दिया तो यहां पे आपका टोटल अर्निंग बच जाएगा, जो आपका किसके लिए रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका अर्निंग है ये आपका इक्विटी शेयर्स के लिए रहेगा। तो यहां पे आप लोग एक लाइन लिखते थे, अगर आप सभी को याद हो तो सर ये क्या आ गया, आपका अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर आ गया। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे सर, ये जो अमाउंट आ गया ना, ये अमाउंट क्या है, आपका इक्विटी शेयर के लिए अर्निंग रहेगा। अब ये मान करके चलो आपके पास एक अमाउंट है जो आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे सर, हमने मान लिया अगर आप लोग यहाँ पर ईपीएस को फाइंड आउट करना चाहते हो, ईपीएस का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, तो आप लोग क्या करोगे सर, ये जो आपका अर्निंग का अमाउंट आया है ना, जिसको आप लोगों ने यहाँ पर लास्ट में हाईलाइट किया हुआ है, अगर आप इस अर्निंग को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हो, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर से अगर आप लोग डिवाइड कर देते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, वो रिजल्ट क्या कहलाएगा सर, वो आपका ईपीएस कहलाएगा। ईपीएस बोले तो अर्निंग पर शेयर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका जो ये वाला बेसिकली टर्म है जिसको आप लोग यहाँ पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहते हैं, तो ये निकलेगा, तभी आप लोग कहां पर पहुंच पाएंगे सर, आप लोग अर्निंग पर शेयर पर पहुंच पाएंगे। अब जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर आपके पास जो जो ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, लेटर से 1 2 3 4 हमारे पास अलग अलग प्लान अवेलेबल है। आपने कहा प्लान ए है, इसी तरीके से आप लोग क्या कहोगे, प्लान बी है, इसी तरीके से प्लान सी है और इसी तरीके से प्लान डी है। ठीक है, अब आपने क्या किया, हर एक के केस में अपना ईपीएस निकाला। ईपीएस मान लीजिए यहाँ पर मेरा आया है 20। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ये मान करके चले सर, हमारा ईपीएस कितना आया है 40, यहाँ पे मैंने मान लिया सर आपका ईपीएस आया है 15 और यहाँ पे मैंने मान लिया आपका ईपीएस आया है 52 करके, माने आपका जो अर्निंग पर शेयर है वो यहां पर आपको देखने को मिला। तो यहां पर आपको देखना है जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर आ रहा है, जैसे यहां पर आपका सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर कितना है 52 करके है, तो हमारे पास जो आपका डी ऑप्शन अवेलेबल था, डी कॉम्बिनेशन अवेलेबल था, ये हमारे लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर, ये हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, यहां पर ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करते हो। इस ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस के बिहा पे ही आप लोग एक पर्टिकुलर प्लान के अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर आपको किस प्लान को चूज करना है जो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, इसका चुनाव करते हो। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ऐसी बातें थी जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर ये किसका फॉर्मेट रहता है, आप सभी को याद होगा, सर ये किसका फॉर्मेट है सर, ये आपके इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब जरा गौर फरमाइएगा, कुछ कुछ
इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप सभी को याद हो तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, माने कंट्रीब्यूशन को अगर आप लोग ईबीआईटी से डिवाइड कर देते हैं तो आप लोग यहां पर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज को फाइंड आउट कर पाते हो, और अगर आप लोग ईबीआईटी को अगर आप लोग ईबीटी से डिवाइड कर देते हो तो आप लोग क्या कहते हो, आप लोग यहां पर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को कैलकुलेट कर पाते हो। और यहां पर कंट्रीब्यूशन को अगर आप लोग यहां पर ईबीटी से डिवाइड कर देते हो तो यहां पर आप लोग डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज को फाइंड आउट कर सकते हो। तो लीवरेज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी यहां पे यूज करना है। काफी सारी ऐसी न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगी जहां पर हमें किस कॉन्सेप्ट को यूज करना है, सर लीवरेज कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो जरा गौर फरमाइएगा, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हमने कहा था कि सर जब भी आप लोग लीवरेज की बात करते हो तो हमारे पास तीन तरीके के लीवरेज अवेलेबल होते हैं। एक डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हो जाएगा, एक डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हो जाएगा, एक आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज हो जाएगा। अगर आप लोग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के बेसिक फॉर्मूले की बात करते हो तो सर हमने पढ़ा था, अगर आप लोग अपने कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देते हो आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप लोग डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज को निकालना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सर आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया है, अगर आप इसको किससे डिवाइड कर देते हो, अर्निंग बिफोर द टैक्स से डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज मिल जाता है। इन दोनों का कंबाइन कर दो, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आ जाएगा, माने जो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है और जो आपका डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग फॉर्मूले की बात करते हो तो आप लोग कहते हो डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू द, ऊपर आपका क्या आ जाएगा, सर कंट्रीब्यूशन आ जाता है, और कंट्रीब्यूशन को अगर आप लोग डिवाइड कर देते हो किससे, ईबीटी से, तो आपको क्या मिल जाएगा, सर आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा जिसके लिए आपको मेहनत करना है। ठीक है, अब इसके अलावा एक फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ईपीएस अगर आपको निकालना है, अर्निंग पर शेयर अगर आपको निकालना है तो आपको क्या गिवन होगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर अवेलेबल होगा। आपको क्या करना है, इसको नंबर ऑफ शेयर से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अगर आप लोग ऐसा कर पाए तो आप लोग कहां पर पहुंच जाएंगे, ईपीएस को कैलकुलेट करने के लिए इजीली एक तरीके से सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं इनिशियल लेवल पे आज की क्लास के अंदर, क्लास नंबर 1 के अंदर, जिनके बिहाफ पे हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं, और जितनी भी न्यूमेरिकल्स आपकी रहेंगी ना उनको 1 बाय 1 करके हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये तो आपका एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अब हमें ये समझाइए, एग्जामिनेशन के अंदर अगर हमें लिखना है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस को डिफाइन करना है तो आप लोग क्या कहोगे, तो ध्यान दीजिएगा, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस अपने आप में एक ऐसा फाइनेंशियल टेक्निक होता है जिसका इस्तेमाल करके आप लोग अलग अलग वेरियस जितने भी प्लान अवेलेबल है उनके अंदर बेस्ट प्लान कौन सा रहेगा जहां पर आपको मैक्सिमम अर्निंग पर शेयर देखने को मिलेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये क्या कहलाता है, सर आपका ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस कहलाता है। तो यही है, मैंने आपका यहां पे लिखा हुआ है कि ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस अपने आप में एक ऐसा फाइनेंशियल टेक्निक होता है जिसका इस्तेमाल आप लोग जितने भी आपके पास फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स ऑप्शन अवेलेबल हैं उनको एग्जामिन करने के लिए करते हो कि एग्जैक्टली जो आपका ईपीएस आएगा, अर्निंग पर शेयर आएगा, किसके रिस्पेक्ट में, ईबीआईटी के रिस्पेक्ट में वो क्या निकल के आएगा। ठीक है, सिंपल शब्दों में आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे सर किसी भी कंपनी की ये डिसाइड करने में ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस मदद करता है कि एग्जैक्टली आपका सोर्स ऑफ जो फाइनेंस रहेगा, इक्विटी रखना है, प्रीफरेंस शेयर रखना है या डेट रखना है, विल प्रोवाइड द बेस्ट ईपीएस एट ए गिवन लेवल ऑफ द ईबीआईटी। समझ में आया, जो आपको अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया गया है उसके बिहाफ पे आपको बेस्ट ईपीएस कौन प्रोवाइड कर सकता है, यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, बेस्ट अर्निंग पर शेयर कौन सा फाइनेंशियल प्लान आपको प्रोवाइड कर सकता है, ये आपका क्या कहलाएगा, सर आपका ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस कहलाएगा। समझ में आया, तो इसको आपको याद रखना, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस क्या होता है। और मेनली अगर आप लोग बात करते हो तो इसका इस्तेमाल आप लोग कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन के अंदर करते हैं। माने अगर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर को के लिए कोई डिसीजन लेना है तो वहां पे आपकी कौन मदद करता है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करके जो कॉन्सेप्ट होता है वो मदद करता है। ये जो एनालिसिस रहेगा ये सिंपली एक रिलेशनशिप बताता है आपके ईबीआईटी के अंदर, इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड के अंदर, और जो आपका अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर। इन तीनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन निकाल करके देता है, एक आपको फॉर्मूला निकाल करके देता है, कौन सर, जिसको आप लोग ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करके बोलते हैं। ठीक है,
समझ में आई मेरी बातें? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और जरा गौर फरमाइएगा। अगर आप लोग यहाँ पर वेरियस अल्टरनेटिव ऑप्शन की बात करते हो, जैसे हमारे पास मान लीजिए अलग अलग फाइनेंशियल प्लान है, तो आप लोग क्या कहोगे, सर हमारे पास अलग अलग फाइनेंशियल प्लान है, ठीक है। अब अलग अलग फाइनेंशियल प्लान के अंदर सबसे पहला प्लान मैंने मान लिया, सर हमारे पास कौन सा प्लान है, सर आपका इक्विटी है, ठीक है। अगर आप लोग इक्विटी शेयर की बात करते हो तो इसमें खास बात क्या रहेगी, सर इक्विटी के अंदर ना अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है, अगर हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होता है, तभी हमें उस प्रॉफिट को डिविडेंड के टर्म में पे करना पड़ता है। तो यहां पे हमें कोई भी इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड जो है आपका कंपलसरी डिविडेंड है उसकी पेमेंट करने की जरूरत माय डियर फ्रेंड्स आपको नहीं होती है। तो यहां पे आप लोग क्या कहोगे कि सर यहां पे ना आप लोग क्या कहोगे, नो कंपलसरी इंटरेस्ट। तो आप लोग यहां पे क्या कह दोगे, सर आपको यहां पर इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कोई भी कंपलसरी जो इंटरेस्ट है वो पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या रहेगा, सर आपका प्रीफरेंस शेयर रहेगा, यहां पे आपको एक फिक्स्ड डिविडेंड देना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कहोगे, सर यहां पे आपको पे करना पड़ेगा क्या, सर जो भी आपका क्या बनता है, फिक्स्ड डिविडेंड बनता है, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा, जैसे अगर आपने लोन ले लिया, ठीक है, या फिर आपने डिबेंचर लिया है, तो वहां पे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, सर यहां पर क्या रहेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको पे करना है। तो यहां पे हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा रहेगा। देखिए आप लोग, ऐसा नहीं है कि आपको अकेले एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ही अपने पैसे को रेज करना है, हो सके तो आप लोग यहां पर मिक्स भी कर सकते हो, माने कुछ पैसा आपने इक्विटी से उठाया, कुछ पैसा आपने प्रीफरेंस से लिया और कुछ पैसा आप लोग बॉन्ड या लोन की टर्म में भी ले सकते हो। तो कुल मिलाकर के इनमें बेस्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा अवेलेबल रहेगा, इसका डिसीजन आप लोग कहां से ले पाएंगे, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस से ले पाएंगे, ठीक है। यही बात मैंने आपको बताया, जो भी ये पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं ना, इक्विटी हो गया, प्रीफरेंस शेयर हो गया, लोन हो गया या डिबेंचर हो गया, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो या किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सोल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, तो यहां पे देखिए यही बात मैंने लिखी हुई है कि आपके पास अलग अलग डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं, जिनके पास आपको अलग अलग डिफरेंट फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस को पे करना पड़ता है। जैसे इक्विटी फाइनेंसिंग के अंदर आपको कोई भी कंपलसरी इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। प्रीफरेंस शेयर के अंदर ना आपको एक प्रीफरेंस डिविडेंड जो आपका फिक्स होता है उसको पे करना पड़ता है। डेट फाइनेंसिंग के अंदर ना आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट को पे करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ऐसा नहीं है कि आप लोग इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, इनमें से आप लोग मिक्स्ड भी चूज कर सकते हो, आपको जैसा सहूलियत लगता है, जहां पर आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा। मिक्स क्यों किया जाता है, ताकि हमें जो अर्निंग पर शेयर है ना उसका अमाउंट कैसा मिले माय डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम मिले, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, अलग अलग फाइनेंशियल प्लान रहेंगे, और इन फाइनेंशियल प्लान के अंदर आपका ईबीआईटी क्या करेगा माय डियर फ्रेंड्स, सेम रहेगा, आपका सेम ईबीआईटी रहेगा। लेकिन यहां पे आपको जो अर्निंग पर शेयर देखने को मिलेगा ना, ईपीएस जो देखने को मिलेगा वो कंप्लीटली डिफरेंट देखने को मिलेगा। और जहां पे मैक्सिमम ईपीएस आपको देखने को मिलेगा, उसी प्लान का हमें चुनाव करना है, उसी प्लान के साथ माय डियर फ्रेंड्स हमें आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। समझ में आई मेरी बातें? अब जरा गौर फरमाइएगा, मैंने आपको बताया व्हाई ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस इज यूज्ड। तो ये आप लोग कह सकते हो, सर अगर किसी भी कंपनी को एडिशनल फंड की जरूरत है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, तो उसके पास काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है, इक्विटी शेयर ऑप्शन अवेलेबल है, प्रीफरेंस शेयर, डेट या डिबेंचर अवेलेबल है। द फाइनेंसिंग मैनेजर नीड टू डिटरमाइन विच अल्टरनेटिव विल गिव द हाईएस्ट ईपीएस। ये क्या देगा, इनमें से कौन सा अल्टरनेटिव है जो क्या देगा, हाईएस्ट ईपीएस देगा, अर्निंग पर शेयर देगा एट द एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ द ईबीआईटी। समझ में है, किसी एक्सपेक्टेड ईबीआईटी के ऊपर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के ऊपर एग्जैक्टली कौन सा प्लान है, कौन सा अल्टरनेटिव फाइनेंशियल ऑप्शन है, जिसको अगर आप लोग चूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या मिले, हाईएस्ट ईपीएस मिले। तो ये चूज करने का काम किसका होता है, सर आपके फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। और ये काम किसके बिहा पे डन किया जाता है, मैंने बताया सर इसको आप लोग क्या कहोगे, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस करके, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, सर आपका ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस हो जाएगा, इसी के बिहा पे आप लोग इस पर्टिकुलर जो आपका एक्टिविटी है इसको क्या करते हो, परफॉर्म करते हो। समझ में है? तो यहां तक उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको क्लैरिटी मिला होगा और आपको समझ में आ गया होगा ये ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस का तरीका क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों इसकी जरूरत होती है, और एग्जैक्टली
एग्जैक्टली इसके अंदर हमें करना क्या होगा, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग इसको कंक्लूड करना चाहें एक लाइन के अंदर तो कैसे कंक्लूड करेंगे। देखिए आपको इनकम स्टेटमेंट याद रखना है, एक बार आप लोग जरा गौर फरमाइएगा, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं ताकि अभी मैं जो आपको न्यूमेरिकल समझाऊं ना उसको आप लोग इजीली टैकल कर पाए, ठीक है। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या देखने को मिलता है, सर आपको सेल्स देखने को मिलता है या फिर आप इसको क्या कहते हो, रेवेन्यू कहते हो। मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं कि केवल मैं आपको पर्टिकुलर्स लर्न करा रहा हूं। अगर आप लोग इस सेल्स के अंदर से अगर आप लोग अपना वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। अब यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, अगर इस कंट्रीब्यूशन के अंदर से अगर आप लोग क्या माइनस कर देते हो, सर अगर आप लोग अपना फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हो तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाता हूं, जरा गौर फरमाइएगा। यहां पे जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है और यहां पे जो आपका माय डियर फ्रेंड्स फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, इन दोनों को अगर आप लोग कंबाइन कर देते हो तो सर ये आपके क्या कहलाएंगे, टोटल कॉस्ट कहलाएंगे। माने जो आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है प्लस में आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पे टेक्निकली थोड़ा सा सोचते हैं तो आप लोग पाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो आपका सेल्स आपको गिवन है उस सेल्स के अंदर से अगर आप लोग क्या कर देते हो, टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हो। ध्यान से देखिएगा, सेल्स के अंदर से आपने क्या किया, टोटल कॉस्ट को माइनस किया, माने वेरिएबल कॉस्ट भी घट गया और आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी घट गया, तो आपको क्या मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको EBIT मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिल जाएगा। बताइए ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आया या नहीं आया। इसका यूज हम लोग करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा, इसका यूज हम लोग यहां पर करने वाले हैं। अलग अलग न्यूमेरिकल के अंदर अलग अलग फॉर्मूले आप लोग यूज करेंगे, तो वहां पर आपको एक ये फॉर्मूला भी देखने को मिलेगा। अब पहले ही आप लोग इस चीज को समझ लें कि ये आया कहां से है, ठीक है, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो सके कि ये आया कहां से, तो इसके बिहा पे आप लोग क्या कर पाएंगे, आगे जाके हर एक न्यूमेरिकल को इजीली टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों क्या हो जाएंगे, टोटल कॉस्ट। सेल्स के अंदर से टोटल कॉस्ट माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, EBIT मिल जाएगा, ठीक है। अब कई बार क्या करेगा ना, वो आपको यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट देगा और ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर भी आपको वेरिएबल कॉस्ट देगा, ठीक है। अब जैसा कि मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको बताया था, जब भी आपको ब्रेक इवन पॉइंट दिखे, सेलिंग प्राइस आपको दिखे और वेरिएबल कॉस्ट दिखे, जरा गौर फरमाइएगा, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपको घुमाने के लिए क्या कहता है, जैसे आपको क्या दे दिया, सर आपका ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया, ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, सर आपका ब्रेक इवन पॉइंट आपको गिवन है, मान लीजिए आपको पर यूनिट गिवन है, ठीक है, यानी कि आपको टोटल यूनिट्स गिवन है। मैंने मान लिया आपका कितनी यूनिट है, सर आपकी 2000 यूनिट्स आपको गिवन है। ये यहाँ पे कहेगा सर इसका जो सेलिंग प्राइस है ना पर यूनिट, ध्यान से समझिएगा, आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस है जो कितना है 10 रुपीज पर यूनिट है, ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे 10 रुपीज पर यूनिट रहेगा। और अगर आप लोग यहां पर वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हो, किसकी बात करते हो, वेरिएबल कॉस्ट की, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, जरा गौर फरमाइएगा। मान लेते हैं ये भी कितना दिया हुआ है, सर आपका वेरिएबल कॉस्ट इसके ऊपर लगता है 2 रुपए पर यूनिट, ठीक है। अब यहां पे सवाल ये आता है कि सर फिक्स्ड कॉस्ट आपको गिवन नहीं है तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालना है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सर हम लोग यहाँ पे जो आपका सेलिंग प्राइस आपका गिवन है माइनस में जो आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है पर यूनिट, सर कितना गिवन है, सेलिंग प्राइस 10 है, फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, सॉरी आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है 2 है, तो यहाँ पे ये जो अमाउंट आया है ना 8 रुपीज, इसको आपको अपने जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप लोग क्या कहोगे, ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई में ये जो कंट्रीब्यूशन आया है इसको अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगा। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है। जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर आपके 2000 यूनिट है, अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन की बात करते हो तो 8, तो यहाँ पे 8 दूनी 16,000 आपके क्या आ जाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स लीजिए ये आपका 16 हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा जहां पे आपको क्या देगा, ब्रेक इवन पॉइंट देगा नंबर ऑफ यूनिट्स के टर्म में, आपको सेलिंग प्राइस दे देगा, वेरिएबल कॉस्ट दे देगा पर यूनिट, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट नहीं देगा। और फिक्स्ड कॉस्ट के बिना EBIT को कैलकुलेट कर पाना थोड़ा सा अपने आप में डिफिकल्ट टास्क रहता है, ठीक है। अब EBIT के अंदर से अगर आप लोग इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, अर्निंग आफ्टर द टैक्स मिल जाता है। उसके अंदर से अगर आप लोग प्रीफरेंस डिविडेंड को माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, अर्निंग
फॉर द इक्विटी शेयर्स मिल जाता है। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स को अगर आप लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हो तो आपको अर्निंग पर शेयर मिल जाता है। ठीक है, ये आपके कुछ कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब आज की क्लास का ये प्यारा सा छोटा सा और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए चीजें कैसे कैसे मूव करती है। देखिए, आपका भास्कर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है जिसके पास आपको क्या दिया हुआ है सर, आपका इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख रुपए है, और यहाँ पे ये भी दिया हुआ फेस वैल्यू कितना है 100 रुपए है। सर क्या क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको गिवन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पर आपको इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना गिवन है सर, आपको टोटल 5 लाख रुपए गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे सर दिया हुआ है हर एक जो आपकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का मतलब यहाँ पे आपका इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कितना है सर, आपका 100 रुपए है। अगर मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग यहां पे कहेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो सर आपने जो कैपिटल रेज किया है, कितना रेज किया है इक्विटी शेयर की टर्म में 5 लाख रुपए रेज किया है। अगर आप लोग इसको डिवाइड कर देते हो फेस वैल्यू से, जो कि आपका आएगा 5000 करके, ये जो अमाउंट आया है ये क्या आ गया सर, ये 5000 जो आपके शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, जो ऑलरेडी हमारे पास हमारी भास्कर जो मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड है यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ एक्सपेंशन प्रोग्राम द कंपनी विश टू रेज द 3 लाख रुपीस। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको कितने फंड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यानी कि यहां पे फंड कितना रिक्वायर्ड है ये जरा गौर फरमाइएगा, फंड की रिक्वायरमेंट कितने की है, तो सर हमारे पास कितना फंड चाहिए, कुल मिलाकर के हमें 3 लाख रुपए का फंड चाहिए। हैविंग द फॉलोइंग 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस, हमारे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है, प्लान ए करके, प्लान बी करके, प्लान सी करके और प्लान डी करके। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, प्लान ए क्या कहता है, आपको फुल मनी किस में इशू करना है, इक्विटी शेयर्स के अंदर इशू करना है। तो सर जरा गौर फरमाइएगा, हमारे पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे यहां पे आप लोग क्या कहोगे, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं वहां पर सबसे पहला ऑप्शन क्या है सर, जिसको आपने क्या कहा सर, हमारे पास कौन सा ऑप्शन है सर, आपका प्लान ए है। यहां पर क्या कहा गया, पूरा पैसा आपने इक्विटी शेयर के अंदर, तो आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे सर आप लोग 3 लाख रुपए को कहां से उठाते हो सर, इक्विटी से उठाते हो। ठीक है, अब टेक्निकली अगर आप लोग सोचोगे ना, अगर आप लोग 3 लाख रुपया इक्विटी से उठाते हो, फेस वैल्यू कितना गिवन है आपका 100 रुपए है, तो मैं यहां से कहूं आपको कितने इक्विटी शेयर्स की जरूरत पड़ेगी, जरा गौर फरमाइएगा। मैं अगर आपसे कहता हूं कितने इक्विटी शेयर्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग क्या कहोगे सर, 3 लाख ले लोगे, इसको डिवाइड कर दोगे कितने से, 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कितने इक्विटी शेयर्स की जरूरत पड़ी, जरा गौर फरमाइएगा सर, हमें टोटल 3000 इक्विटी शेयर की जरूरत पड़ेगी अगर आप लोग इस प्लान को क्या करना चाहते हो, एग्जीक्यूट करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपका पहला ऑप्शन है जहां पे आप लोग केवल और केवल पैसा कहां से निकालोगे, इक्विटी से निकालोगे। ठीक है, अब दूसरा कहां पे आता है सर, दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है, जिसको इन्होंने किस नाम से रिप्रेजेंट किया है सर, आपके प्लान बी के नाम से रिप्रेजेंट किया है। प्लान बी के अंदर क्या दिया हुआ है, पढ़िए जरा, आपको 1 लाख रुपया इक्विटी शेयर से निकालना है, 2 लाख रुपया आपको उधार ले लेना है, और कितना इंटरेस्ट रहेगा 10%। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, आपको क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स, 1 लाख रुपया कहां से उठाना है, इक्विटी से उठाना। ठीक है, इसका मतलब ये कैसे निकलेगा, जरा गौर फरमाइएगा, अगर आप लोग इक्विटी से पैसा निकालते हैं तो आप लोगों को कितने शेयर्स की जरूरत पड़ेगी सर, 1 लाख को अगर आप लोग यहां पर 100 से डिवाइड कर देते हो तो हमें 1000 इक्विटी शेयर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पे आपका इक्विटी शेयर कितना हो गया, 1000 हो गया। अब बचा हुआ जो अमाउंट है, जिसको इन्होंने कितना बोला है, 2 लाख रुपए, इसका आपको इंटरेस्ट कितना देना है सर, 10% इंटरेस्ट देना है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूं, ठीक है, ताकि हम लोग चारों प्लान को अच्छे से यहाँ पे लिख पाए। अब जरा गौर फरमाइएगा सर, आपका एक और प्लान है जो किस नाम से है सर, आपका प्लान सी करके है, और प्लान सी के अंदर क्या गिवन है, ध्यान से देखिए, प्लान सी के अंदर है आप पूरा पैसा 10% पे उठा लें, तो यानी कि आप लोग यहाँ पे क्या कहोगे, आप लोगों का जो 3 लाख का अमाउंट है, आपने क्या किया है, उस 3 लाख के अमाउंट को कितने परसेंट इंटरेस्ट पे उठा लिया है, 10% इंटरेस्ट पे उठा लिया है। अब इसके अलावा एक और प्लान इन्होंने दिया है, जिसका नाम क्या रखा हुआ है सर, आपका प्लान डी रखा हुआ है। प्लान डी के अंदर इन्होंने क्या कहा, इक्विटी से 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया प्रीफरेंस शेयर से। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिखेंगे सर, आप कितना पैसा उठा रहे हो सर, आपका 1 लाख रुपया कहां से उठा रहे हो, इक्विटी से। अगर आप इक्विटी से उठाते हो तो अगेन आपको
आपको कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे सर? आपको 1000 शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। आपका जो 2 लाख रुपया है आपने उठाया है वो 8% प्रीफरेंस डिविडेंड के हिसाब से उठाया है, ये आपको याद रखना, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, अगर माय डियर फ्रेंड्स आपको फॉर्मेट याद है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है तो आपको हो सकता है यहां पर दिक्कत हो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं ताकि सारी चीजों को आप लोग इजीली देख पाए, ठीक है। ये आपके ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंपनी हैविंग प्रेजेंट अर्निंग। प्रेजेंट अर्निंग का मतलब 1.5 लाख रुपया है। जब भी क्वेश्चन में आपको गिवन हो, क्या गिवन हो सर? प्रेजेंट अर्निंग। नोट कर लीजिएगा क्या गिवन है सर? आपको यहां पर प्रेजेंट अर्निंग गिवन है। तो प्रेजेंट अर्निंग का मतलब भी आपका क्या होता है? ईबीआईटी होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है। हर एक केस के अंदर कितना अमाउंट गिवन है सर? आपका 1.5 लाख रुपया गिवन है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है सर? आपका टैक्स कितना है? 30% है। तो यहीं पे मैं आपका लिख देता हूं, टैक्स किस रेट से लगेगा? एट द रेट 30% के हिसाब से लगेगा। आपको बताना है इस जो आपका भास्कर मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड था इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, ठीक है। अब इसको करने के लिए मेरे को प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और याद रखिएगा फॉर्मेट के बिना पूरे नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। तो फॉर्मेट आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मेट के अंदर क्या करना है सर? आपको सेम फॉर्मेट बनाना है जो आप लोग कहां पर बनाते हो, आप लोग बुनियादी तौर पे आपका ये क्या बोलते हो आप इसको, इनकम स्टेटमेंट के केस में बनाते हो, ठीक है। तो अब जरा गौर फरमाइएगा इस चीज के ऊपर, यहां पर आपको कितने कॉलम बनाने हैं ये एक बड़ा ऑप्शन है सर। यहां पर हमें ना टोटल कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे सर? जितने हमारे पास प्लान है सर। हमारे पास कितने प्लान है सर? हमारे पास 4 प्लान है। तो मैं क्या करूंगा सर? आपके 4 बार इसको डुप्लीकेट कर लूंगा, ठीक है। आपको कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे सर? आपको 4 कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो फटाफट से मैं इसको क्या करता हूं, 4 कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। जस्ट ए मिनट। यस, आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी और आपको समझ में आ गया होगा यहां पर मैंने कैसे बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके प्लान्स का नाम लिखना है। जैसे यहां पर अगर आप लोग लिखोगे तो क्या कहोगे सर? ये प्लान ए के लिए है सर, ये आपका बुनियादी तौर पे प्लान बी के लिए है, ये आपका प्लान सी के लिए रहेगा, इसी तरीके से ये आपका प्लान डी के लिए रहेगा, ठीक है। यहां पे आप लोग क्या लिखते हो? यहां पे आप लोग बुनियादी तौर पे पर्टिकुलर्स को लेकर के चलते हो, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है इस बात पर आपको गौर फरमाना है सर। सबसे पहले हमें क्या गिवन है सर? हमें ईबीआईटी गिवन है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हर एक केस में हमें कितना गिवन है सर? 1.5 लाख गिवन है। तो यहाँ पे भी आप लोग क्या करोगे सर? 1.5 लाख रुपया हर एक केस में मेंशन कर दोगे। चाहे आप लोग प्लान ए की बात कर लीजिए, प्लान बी की बात कर लीजिए, प्लान सी की बात कर लीजिए, किसी भी प्लान की बात कीजिए, 1.5 लाख रुपया है। अब आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था ईबीआईटी के अंदर से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा सर? आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट कहां पर पे करना पड़ेगा? जहां पे आपने लोन लिया, ठीक है। अब टेक्निकली अगर आप लोग देखते हो तो सर हमने लोन कहां पर लिया है, तो जरा गौर फरमाइएगा। पहला केस है इसके अंदर पूरा का पूरा इक्विटी से है, कोई लोन नहीं है। सेकंड केस में आपने 2 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट देना है तो यहां पे इंटरेस्ट चला जाएगा। थर्ड केस के अंदर भी आपको 3 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट देना है। तो आप लोग क्या कहोगे यहां पे? आप लोग कहोगे कि यहां पर प्लान ए के अंदर तो कोई लोन का पेमेंट नहीं करना, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करना है। प्लान बी के अंदर आपने क्या किया? 2 लाख के ऊपर 10%, तो आपका कितना अमाउंट आ जाएगा सर? 20,000 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका प्लान सी के अंदर 3 लाख का 10% कितना आ जाएगा सर? आपका 30,000 आएगा, ये माइनस होगा। इसी तरीके से यहां पर प्लान डी के अंदर भी आपको यहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिलता है इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है। लीजिए अब आपको क्या करना है? इसका टोटल करना है। अब यहाँ पे एज इट इज कितना आ जाएगा? 1,50,000 आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग 1.5 लाख में से 20,000 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1,30,000 का अमाउंट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 1,20,000 का अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे आपका एज इट इज रहेगा 1,50,000। सर ये क्या निकल आया सर? इसको आप लोग बोलते हो अर्निंग बिफोर द टैक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है सर? आपको माइनस कर देना है टैक्स, और टैक्स ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 30% दिया हुआ है। तो अगर आप लोग 15 या 45, 40,000 इसका बनेगा, 1.5 लाख का कितना बनेगा? 45,000 हो जाएगा। 13 26 13 39 यानी कि 39,000 होगा, ठीक है। इसी तरीके से 12 24 भारतीय 36,000 यानी कि आपका ये कितना होगा? 36,000 होगा। 1.5 लाख का कितना बनेगा सर? आपका 45,000 बन जाएगा। लीजिए ये आपका क्या तैयार हो गया माय डियर फ्रेंड्स? ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट तैयार हो गया। अब आपको क्या करना? माइनस कर देना है। अब आपको क्या मिलेगा सर? आपको मिलेगा अर्निंग आफ्टर द टैक्स, या फिर आप लोग
इसको क्या कहते हो, प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स। ठीक है, अब क्या करना है, 45,000 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1,05,000 बचेगा। अब 39,000 माइनस करते हो तो आपका 30 गया तो 1,00,000, 9,000 माइनस करोगे तो 91,000, कितना आ गया, 91,000 आ गया। 36,000 अगर आप लोग माइनस करते हो तो कितना बचेगा, 1,20 में से अगर आप लोग 36 माइनस करते हो, जरा गौर फरमाइएगा, 1,20 में से अगर आप लोग 36,000 माइनस करते हो तो आपका कितना बचेगा सर, आपका 84,000 बचेगा। यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 1,05,000 बच जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है सर, आपको यहां पे माइनस कर देना है अपने प्रीफरेंस डिविडेंड को। ठीक है, अब यहां पे समझिए प्रीफरेंस डिविडेंड कहां पे था, प्रीफरेंस डिविडेंड केवल इस केस में था डी प्लान के अंदर, वो भी 2 लाख का कितना है 8%, तो 16,000 हो जाएगा। तो यहां पर केवल आपका कितना माइनस होगा माय डियर फ्रेंड्स, 16,000 माइनस होगा। बाकी किसी भी केस में आपको प्रीफरेंस डिविडेंड पे करने की जरूरत यहां पर नहीं है। ठीक है, तो यहां पे ये अमाउंट आपका एज इट इज आ जाएगा, 1,05,000 आ गया। ठीक है, यहां पे कितना है सर, आपका 91,000 आ गया, यहाँ पे आपका 84,000 आ गया। अब आपको क्या करना माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 1,05,000 के अंदर से माइनस कर देना है 16,000, तो आपका 89,000 हो जाएगा। तो आप लोग क्या कहोगे, ये 89,000 आ गया सर, ये आपका अर्निंग फॉर इक्विटी आ गया। क्या कहोगे, आप कहोगे अर्निंग फॉर इक्विटी आपका आ गया। अब जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, अर्निंग फॉर इक्विटी को अगर आप लोग नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हो, नंबर ऑफ शेयर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जरा गौर फरमाइएगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स के केस में हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास ऑलरेडी आप किसी भी प्लान पर एग्जीक्यूट करें 5,000 तो इक्विटी शेयर ऑलरेडी अवेलेबल है, और यहां पर हमें और कितने इक्विटी शेयर इशू किए, 3,000। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिले सर, आपका 3,000 रहेगा। सेकंड प्लान की अगर आप लोग बात करते हो तो यहाँ पे इक्विटी शेयर के अंदर 1,000 इक्विटी शेयर ये है, 5,000 ऑलरेडी थे, तो आप लोग क्या कहोगे, कितना होगा सर, आपका इक्विटी शेयर कितना आ गया, 6,000 हो गया। ठीक है, तीसरे प्लान के अंदर कोई इक्विटी शेयर नहीं है, तो ऑलरेडी जो 5,000 हमारा इक्विटी शेयर है वो अमाउंट यहां पर क्या आ जाएगा, मेंशन हो जाएगा। ठीक है, प्लान डी के अंदर 1,000 इक्विटी शेयर है, 5,000 आपके ऑलरेडी थे, तो टोटल कितने हो गए, 6,000 इक्विटी शेयर हो गए। अब इन इक्विटी शेयर का करना क्या है, जैसा कि आप सभी जानते हैं इन दोनों अमाउंट को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आप लोग यहां पर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इनको फटाफट से ना एक बार छोटा कर देता हूं जितने की हमें जरूरत होती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है सर, इन अमाउंट्स को जस्ट आपको डिवाइड करना है और आपको उस प्रोजेक्ट को चुनना है जहां पर माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या मिले, मैक्सिमम ईपीएस मिले। ठीक है, अब ईपीएस अगर आप लोग निकालना चाहते हो तो कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए ताकि आपको यहां पे समझ में आए। ठीक है, यहां पे कितना है आपका, 1,05,000 है, इसको आपको डिवाइड कराना है 8,000 शेयर से, 13.125, तो आपका आंसर कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर आ गया 13.125। इसी तरीके से आगे अगर आप लोग चलते हो तो आपको क्या करना है, 91,000 को डिवाइड कर देना है 6,000 से। ठीक है, कितना आएगा, 15.166, तो आप लोग क्या कहोगे, 15.166 करके आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से 84 को 5,000 से डिवाइड करना है, तो ये आपका 84,000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 5,000, कितना हो गया, 16.8। ठीक है, तो आप लोग क्या कहोगे, 16.8 आ गया। इसी तरीके से 89 को 6,000 से डिवाइड कर दो, 89,000 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 6,000, कितना आ गया, 14.83। ठीक है, तो ये आ गया आपका 14.83। अब जरा गौर फरमाइएगा, इस पूरे प्रकरण के अंदर आपने क्या निकाला, अर्निंग पर शेयर निकाला, जहां पर आपको प्लान ए के अंदर 13.125 मिला, प्लान बी के अंदर 15.16 मिला, और अगर आप लोग प्लान सी की बात करते हो तो 16.8 मिला, और इसी तरीके से प्लान डी के अंदर 14.83 मिला। सबसे ज्यादा आपको कहां पर मिला सर, आपको प्लान डी के अंदर मिला। कहां पर मिला सर, आपको प्लान डी के अंदर मिला। तो हम लोग किस प्लान का चुनाव करेंगे, जरा गौर फरमाइएगा, यहां पर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा सर, प्लान डी रहे, सॉरी प्लान सी रहेगा, जहां पर हमने क्या कहा था, पूरा का पूरा पैसा 3 लाख रुपया हमें क्या करना पड़ेगा, 10% इंटरेस्ट के हिसाब से लोन ले लेना है या उधार ले लेना है। ठीक है, तो लीजिए ये आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप लोग क्या करते हो, हर एक क्वेश्चन को टैकल करते हो, उसके आंसर तक उसको पहुंचाते हो। इस तरीके का क्वेश्चन ही आपके पीवाईक्यू की लिस्ट का एक क्वेश्चन है जो अक्सर आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है, और उम्मीद करता हूं इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा और आपको एक क्लैरिटी मिला होगा एग्जैक्टली किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, कहां से शुरुआत करना है और किस सीक्वेंस को फॉलो करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं छोटा सा वीडियो, ये छोटा सा लेक्चर
जो पहला लेक्चर था ईबीआई टीपीएस एनालिसिस से जुड़ा हुआ, आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।